हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी स्टूडेंट। मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, 16 फरवरी को हिंदी का पेपर सेम ऐसा ही आने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा सोल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूँ। फुल सोल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर इस पेपर को जो तैयार कर लेते हो तो आपका 95 नंबर खूब आराम से क्लियर हो जाएगा। 90 से लेकर 95 नंबर तक आपकी 2023 बोर्ड में आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 16 फरवरी को आप लोग तैयार रहिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। पूरा का हल बताने वाला हूँ। जब पूरा हल आप लोगों को कर लोगे तो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आपको हो जाएगा। और 16 फरवरी को जो पेपर आपको हिंदी का आने वाला है उसमें तो आप लोग बस आंख बंद करके लिखते ही चले जाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 95% अगर आपको पाना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल समय नहीं है, आप लोगों को 16 फरवरी तक पूरे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए इस पेपर के। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। 10,000 का लाइक इस वीडियो पे आप लोगों को टारगेट दिया हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे 90-95% आप लोगों का क्लियर भी करा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों की इस बात करें तो सबसे पहले 3 घंटे 15 मिनट आप लोगों को टाइम मिलेंगे। ठीक है, सबको मालूम है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के मिलेंगे। 2 खंड दिया रहेगा, एक खंड अ एक खंड ब दिया रहेगा। देखिए, खंड अ में क्या होता है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिया होता है, एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है और उसको आपको ओएमआर शीट पे करना होता है। वो भी नीले और काले पेन से आप लोगों को उसमें रंगना होगा। ठीक है, इसके बाद ये होता है कि खंडों में जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, तो 20 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। तो 20 प्रश्न 20 अंक के होंगे। ठीक है, और देखो, प्रश्न पत्र जो अ है उसको हल करने में 1 घंटे का समय मिलेगा। मतलब कि जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है उसके लिए 1 घंटे के लिए समय दिया है। अब आपका मन चाहे उसको आप 10 मिनट में कर लो या तो 20 मिनट में कर लो। ठीक है, इसके बाद जो ब प्रश्न है उसके लिए 2 घंटे का समय दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न, जो भी प्रश्न है उसके सामने उसके अंक निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए, सबसे पहले फटाफट हम लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न है खंड अ का, देखिए खंड अ का उसको कर लेते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए। जैसा दिया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो देखिए, बाबू जो गुलाब राय हैं किस युग के लेखक हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों शुक्ल युग के लेखक हैं। और ये तो मैं ट्रिक लगाया हूँ, ट्रिक नहीं लगाना है आप लोगों को। ओ एम आर सी पे वहां पे आप लोगों को रंगना होगा। ठीक है, तो आप लोग, मैं बता दिया हूँ कि ओ एम आर सीट कैसे भरते हैं, कैसे रंगते हैं, देख लीजिएगा वीडियो। हालांकि आप लोग जानते भी होंगे। चलो, दूसरा यहाँ पे दिया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। ठीक है, तो देखिए, ये निबंध विधा की रचना है, तो इसका पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो देखो, गबन किसकी रचना है, तो गबन किसकी रचना है, देखिए मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। मतलब कि पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखो, चौथा चौथा है कि शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है, तो शुक्ल युग की समय अवधि कितनी मानी जाती है, यह प्रश्न पूछा है। तो देखो, 1919 से लेकर 1938 मानी जाती है। ठीक है, मतलब दूसरा जो है राइट आंसर होगा। सारे प्रश्न आप लोगों को याद करने, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, 16 फरवरी को। तो अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लो इन प्रश्नों को। फिर है कि नीट का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, पूछ रहा है। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आत्मकथा की विधा की रचना है। ठीक है, आगे प्रश्न अगर हम बात करें 6 वाला, द प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी युग की रचना है, किसकी, द्विवेदी युग की रचना है। आगे अगर हम बात करें 7वां प्रश्न देख लो, 7वां प्रश्न मधुशाला किसकी रचना है, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मधुशाला किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है, तो इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें कि भारत भारती किसकी रचना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत भारती किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा का पूरा लर्न होना चाहिए, 20 का 20 आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई लापरवाही मत कीजिएगा। अगला प्रश्न 9 देखो क्या है, आधुनिक काल जो है कब से कब तक है, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सन 1843 से लेके अब तक आधुनिक काल माना जाता है। ठीक है, तो पहला जो है राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें 10वां देख लो, मतीराम किस युग के कवि हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। मतीराम किस युग के कवि हैं, तो ये रीति काल के युग के कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, अगला प्रश्न भी 1 नंबर के लिए है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, ये भी प्रश्न पर देखो, हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है, सिंपल। तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देख लो। कह रहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप परियो प्रकाश। कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा कि रूपक अलंकार होगा कि श्लेष अलंकार। तो देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट, यही तो पंक्ति आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आपको बताना पड़ेगा। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पंक्ति है। ठीक है, तो याद रखना।
ठीक है, कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार का यह पंक्ति है। इस पंक्ति को एकदम पूरा दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, चलो 13वां देखो क्या है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ठीक है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों से निवेदन है कि इन सारे प्रश्नों को आप तैयार रखना। हाँ, तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। ठीक है, तीसरा, चलो आगे अगर हम बात करें 14वां प्रश्न, तो आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो देखो आकर्षण शब्द में उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग मतलब जो आगे जुड़ता है, तो आगे क्या जुड़ा है? आ, तो यही तो होगा। आकर्षण शब्द में सबसे पहले आ जुड़ा हुआ है जो कि उपसर्ग कहलाता है, तो चौथा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, आगे देख लो, आगे है पीताम्बर में कौन सा समास है? देखो ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ठीक है, हालांकि ये बहुव्रीहि समास दे दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में द्वंद्व समास और द्विगु समास, यही 2 समास आपको पढ़ के जाना है, द्वंद्व समास, द्विगु समास। ठीक है, चलो ये देखो 17वां कह रहा है कि आंसू का तत्सम रूप क्या होता है? ठीक है, आंसू का तत्सम रूप अछू, असु, और 2 ऑप्शन पीछे दिए दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर पहले ही होगा कि आंसू का तत्सम रूप अछू होता है। ठीक है, चलो आगे प्रश्न देखते हैं। देखो 18वां प्रश्न क्या है कि यण संधि का सूत्र क्या होता है? तो देखो यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। क्या होता है? इको यणची होता है। ठीक है, 19वां देखो फलस से शब्द का वचन एवं विभक्ति, फलस से शब्द का वचन एवं विभक्ति बताना है। तो ये आपका षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। ठीक है, पहला जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगवा देखो 20वां देखो अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम पुरुष और एक वचन है, तो दूसरा राइट आंसर। देखो 20 हमने खंड अ में 20 बहुविकल्पीय था, 20 को उत्तर हमने बता दिया, और 20 आप लोगों को लर्न होने चाहिए किसी कीमत पे। एकदम दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लो इन प्रश्नों को। अब हम करने वाले हैं यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न खंड ब, और खंड ब जो है 50 नंबर का होगा। ठीक है, इसको मैं बोर्ड कॉपी पे लिख के लेकर आया हूँ, सबका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। देखो ये आप लोगों का 6 नंबर का पहला प्रश्न है। बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न हमसे पूछा है, 2 प्रश्न इधर है, 1 प्रश्न पीछे है। प्रश्न यह है, गद्यांश दिया हुआ है आपको कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्मल बलि का धीर उत्साहित का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। निसारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए गद्यांश है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ, तैयार कर लेना। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा हमसे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखना आपको। देखो खंड ब है ना, सबसे पहले हेडिंग खंड ब डालोगे, जिस प्रकार लिखा हूँ इसी प्रकार लिखना। इसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या पहला हेडिंग डालना, और उसका हम लोग अ करने वाले हैं, मतलब पहला करने वाले हैं संदर्भ। ठीक है, इसका संदर्भ जो आप लोगों के गद्यांश था, इसका हम संदर्भ देखने वाले हैं। देखो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ कैसे लिखोगे? देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। देखो हिंदी को ब्लैक पेन से लिखा हूँ, इसलिए लिखा हूँ कि ये बहुत हाईलाइटेड वर्ड है, और इसी को हाईलाइटेड करना है आप लोगों को। इस प्रकार लिखोगे तो एग्जामिनर इन्हीं वर्डों पे ध्यान देगा, आपको पूरा नंबर दे देगा। तो देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है, और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो 3 हमने हाईलाइटेड किया, एक तो हिंदी को, एक तो मित्रता को, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ऐसे ही आपको लिखना है, यह संदर्भ कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, फिर है दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, देखो मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये जहां तक अंडरलाइन आपको दिख रही है ना, यहाँ तक व्याख्या करना है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। बस इतना ही लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको व्याख्या करनी होगी। ठीक है, तो देखो व्याख्या में बताता हूँ कैसे करना है, पूरा एक प्रश्न आपको छूटेगा नहीं, मेरा वादा है। ठीक है, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या कैसे करोगे? आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके बाद लिखना प्रारंभ करोगे। कैसे? देखो नोट कर लो। ठीक है, अच्छे से बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे।
एक वर्ड आप लोगों का छूटे नहीं। दिख रहा है ना पूरा अच्छे से? चलो नोट करो। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे। प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती हो। ठीक है, हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी परस्पर मित्रता हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि मित्रता होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि एक ही स्वभाव आप में रहेगा तभी मित्रता होगा। ठीक है, मतलब विपरीत मित्रता, विपरीत अगर लक्षण है किसी दो लोगों में तभी भी मित्रता हो सकती है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि यहाँ से नोट करो। कुछ लोग सोचते हैं, देखो कुछ लोग सोचते हैं, देखो कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है, क्योंकि विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। इसका कारण अभाव है। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। ठीक है, तो यश का हमने रेखांकित अंश का व्याख्या भी कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा क्लियर हो गया ना? एक प्रश्न और बचा है जो कि मैं दिखाता हूँ। प्रश्न एक और है, 3 प्रश्न पूछा है। देखो ये प्रश्न क्या पूछा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। पूछा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो देखिए इसका हम लोग उत्तर लिखे हैं कैसे, देखिए छोटा करना पड़ेगा। देखो कैसे इसका उत्तर लिखे हैं, यहाँ से देखो। तो उत्तर में लिखे हैं कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरह लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है और दुखी व्यक्ति जो है प्रसन्नचित व्यक्ति की तरफ, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की तरफ और आकर्षित होता है। ठीक है, और कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास क्या है, प्रसिद्ध है इतिहास में। ठीक है, तो ये तीसरे प्रश्न का भी उत्तर हमने लिख दिया, नोट कर लो। अच्छे तरीके से नोट कर लेना, एक प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे अथवा दिया है। मतलब अथवा मतलब कि दोनों में से कोई एक करना चाहिए, या तो पहला कर लो या तो अथवा करके इसको कर लो। तो हमने एक कर दिया, इसको छोड़ दिया। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी बता देता हूँ, इसको तैयार कर लेना। मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन दो, क्योंकि पेपर कर रहे हैं तो पेपर में दोनों में से कोई एक ही करना होगा। एग्जाम में कभी गलती मत करना कि दोनों कर देना, दोनों कर दोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अथवा करके दिया है ना, तो या तो उसको करो या तो इसको करो, दोनों में से एक ही करना था। जिस प्रकार हमने किया है, पहला कर दिया इसको छोड़ दिया है, इसी तरह आपको भी करना है, दोनों में से कोई एक ही करना होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न दूसरे की तरफ। प्रश्न दूसरा में भी दो दिया है और दोनों में से कोई एक करना है। जैसे प्रश्न दूसरा भी 6 नंबर के लिए आता है। देखो क्या है कि दिए गए पद्यांश, मतलब पहला प्रश्न गद्यांश था, दूसरा प्रश्न पद्यांश, ये भी 6 नंबर के लिए है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो बोला है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे पहला का उत्तर हमने दिया, इसी तरह इसके नीचे भी 3 प्रश्न दिए होंगे। देखो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लगो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, पहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती पाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये अथवा करके जो दिया है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनी सुंदर बेन सुधारस साने। ठीक है, जानकी जानी भली। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना है, तो मैं पहला कर देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना मेरे कहने से। ठीक है, मेरे कहने से इसको जरूर तैयार कर लेना। हालांकि दोनों में से कोई एक ही सोल्यूशन कराना है, तो मैं इसको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखो पहला प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए देखते हैं इसका हम लोग संदर्भ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कितना हमने अच्छे से लिखा है। बहुत पहले प्रश्न उत्तर संख्या 2 हमने हेडिंग डाली है और उसका हमने पहला संदर्भ लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो संदर्भ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो कैसे लिखोगे, यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। देखो सूरदास जी लिखे हैं, सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है हिंदी से, और पद शीर्षक से उद्धृत है। इसी पॉइंट को अगर हाईलाइटेड कर दोगे तो एग्जामिनर पूरा पढ़ने नहीं जाएगा, इसी को देखेगा और आपको पूरा नंबर दे देगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न क्लियर हो गया ना। चलो और देखो
क्या होता है कि जब पद्यांश करते हैं तब पद्यांश में संदर्भ के साथ प्रसंग प्रसंग भी लिखना होता है। प्रसंग का मतलब ये चीज होता है कि उस पूरे के पूरे पद्यांश में किन चीजों की बात हुई है, बस यही होता है प्रसंग। तो प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में भक्त कवि जो है सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। बस। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से लिखेंगे, देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब पूरा नहीं, रेखांकित जहां तक अंडरलाइन किया गया है, देखो यहाँ तक कि बहिरो सुने गुंग पुनी बोले रंग चले सिर छत्र धराई। बस यहाँ तक इनका बस व्याख्या करना है 2 लाइन का। ठीक है, तो चलिए इन 2 लाइन का हम लोग क्या कर लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। आइए, तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे। ठीक है, छोटा करना पड़ेगा। देखो हेडिंग डालेंगे, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कि मैं उस ईश्वर मतलब भगवान श्री कृष्ण की बात है, इसलिए कोष्टक में लिख दिया हूँ। ठीक है, मैं उस ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति जो है सिर पर छत्र धारण कर चलने लगता है। मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि कवि कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अगर चरणों की अगर आपकी कृपया हो जाए तो बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। ठीक है, और निर्धर व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर कर चलने लगता है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या है। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न और इसमें पूछा था, इसका भी उत्तर देना पड़ेगा। देखो थोड़ा बड़ा करूंगा तो भी प्रश्न दिखेगा। देखो ये उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मतलब कौन सा अलंकार इसमें प्रयोग किया गया ये भी बताना है। तो चलो दिखा देते हैं आप लोगों को कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया इसमें। तो देखो तीसरा तीसरा का उत्तर लिखेंगे कि उक्त पद में रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ से प्रश्न तीसरा स्टार्ट होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो प्रश्न तीसरा क्या है उसको देखते हैं। अब एक बात बता देता हूँ, अब अथवा करके इसको छोड़ दिया हूँ, इसको आप लोगों को घर पे तैयार करना है, दोनों में से कोई एक ही करना था। अब तीसरा प्रश्न देखो इधर, तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से तैयार होता है। देखो 5 नंबर के लिए आता है, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश चलेगा, जैसे हिंदी का गद्यांश और पद्यांश चला ना, अब संस्कृत का चलेगा। आइए 5 5 नंबर के आते हैं, कितने 5 नंबर के। देखो लिखा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और मैं आपको दिखाता हूँ, यह पहले ही करने वाले हम लोग पहला करेंगे। और अथवा करके एक दिया है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना आप लोग ईमानदारी से। इसको दिख रहा है ना आप लोगों को, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, इसको तैयार कर लेना। इसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसीलिए बता रहा हूँ। कह रहा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृति भाषा क्षेत्र केंद्र मस्ती इत एवं संस्कृत वाडंपस्य संस्कृत च आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराजो दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणम अध्ययनम अकरोत् सतेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषा में कारित। देख रहे हो ना संस्कृत कितना डिफिकल्ट होता है पढ़ने में, लेकिन भाई आप लोगों के लिए तो सब कुछ जान भी हाजिर है, क्योंकि इस बार हम लोग टारगेट जो बना है उसको जरूर अचीव करा के रहूंगा, मेरा वादा है। चलो इसका हम लोग गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मुझे थोड़ा स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा, तभी तो मेरा लिखा हुआ दिखेगा आप लोगों को यहाँ से। चलिए चलिए देखिए, वही हमने सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा डाला, फिर अब संदर्भ डाला। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। ठीक है, वही चीज संस्कृत खंड से वाराणसी पाठ से उद्धृत है। प्रसंग में लिखेंगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। ठीक, बस अब अनुवाद करना है। अनुवाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रभाव सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी भाषाओं में कराया। बस खत्म, यही तो सलूशन कराना था। अब प्रश्न उत्तर संख्या चौथा। ठीक है, अब देखो, तो अभी तक ने हमने संस्कृत का गद्यांश देखा। अब प्रश्न चौथा में हम लोग संस्कृत का पद्यांश देखेंगे। तीसरा तो गद्यांश था संस्कृत का, अब चौथा में पद्यांश रहेगा। देखो दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखो यहाँ पे अथवा करके 2 दिया है,
ठीक है। और ये भी 5 नंबर के। तो अब हम लोग अथवा वाला करेंगे, क्योंकि अथवा वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो ये भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है तो मतलब तैयार कर लेना इसको, और इसका सॉल्यूशन इसमें बता देता हूँ आप लोगों को। अथवा वाला, सर्वे भवन्ति सुखनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम लोग देखने वाले हैं संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या चौथा का अथवा। इस तरह आप लोगों को हेडिंग डालना है। ठीक है, इस तरह आप लोगों को हेडिंग डालना है। देखो, अब हम संदर्भ दिखाते हैं आप लोगों को। संदर्भ लिखेंगे कैसे कि प्रस्तुत श्लोक, क्योंकि ये श्लोक है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृतीय पाठ से उद्धृत है। किस चैप्टर से? भारतीय संस्कृतीय पाठ से लिया गया है और संस्कृत खंड से लिया गया है हिंदी के। चलो, अब प्रसंग में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, मतलब कि इस जो श्लोक में है, भारतीयों की मूल जो भावना है उस पर प्रकाश डाला गया है। और रह गई बात अनुवाद की, तो अनुवाद देख लेते हैं। ठीक है, तो अनुवाद में देखेंगे कि देखिए, अनुवाद में हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे। देखिए, पहले क्या दिया उसको दिखा देता हूँ तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो, एक एक लाइन पढ़ूंगा, एक एक अनुवाद। देखो, सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया। इसका मतलब ये होता है कि सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, मतलब कि सब सुखी हों, किसी को रोग न हो, सब कल्याण को देख, मतलब सबका कल्याण हो, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न हो। यही इसका अनुवाद है पूरा का पूरा। तो यही आप लोगों का पूरा इसका हम अनुवाद बता दिया। तो ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला प्रश्न का सलूशन नहीं कराऊंगा, इसलिए कि आप लोग देखो किस लिए नहीं कराऊंगा। प्रश्न 5वां जो है वो है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे यह होता है कि जैसे मुक्ति दूत है और ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग आता है। क्वेश्चन बैंक में देख लेना, तो क्वेश्चन बैंक पे आपको मालूम होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट का होगा वही लिखना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे सारे बच्चे हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमसे जुड़े हैं, तुम्हें सबका सोल्यूशन कराना पड़ जाएगा ना, इसीलिए मैं नहीं कराया हूँ। आप लोग ईमानदारी से क्वेश्चन बैंक से देखो, 3 नंबर लिख लिया आता है। क्वेश्चन बैंक से देख लेना कि आपके डिस्ट्रिक्ट से, तब पढ़ जाओगे ना, जैसे मुक्ति दूत देखने जाओगे तो उसमें कोष्टक बना के लिखा होता है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट का है। तो वहां से अपना मिला लेना, हर एक में जाकर देख लेना किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप। अगर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया तो बस वही तैयार करना होता है और इसमें से वही लिखना होता है। सारे बच्चे इसमें से कोई भी लिखना लग जाते हैं, नहीं नंबर नहीं मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें से पूरा थोड़ी लिखना है कि जो मर्जी वो आपका वो लिख दोगे, नहीं। अपना क्वेश्चन बैंक से अपने डिस्ट्रिक्ट का देख लेना कि अग्र पूजा है, कि जय सुभाष है, कि मातृभूमि है, कि कर्ण है, कि करमवीर भरत है, कि तुमुल खंड का भी, वही उनमें से उसी को याद करके आना है और वही आपको एग्जाम में लिखना है। नहीं तो नंबर पूरे कट जाएंगे, 3 नंबर नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, तो अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेना, इसलिए मैं इस प्रश्न को नहीं कराया हूँ। अब प्रश्न 6 कराने वाला हूँ। देखो, प्रश्न 6 है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 2 5 नंबर, मतलब 3 जो है वो जीवन परिचय पे, 2 नंबर जो है रचना पे। तो रचना नहीं लिखोगे तो 2 नंबर गया भैया, इसलिए रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो 3 दिया है यहाँ पे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला कराने वाला हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तो तीनों ही देता है, तीनों में से एक करना होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो छठवें का क का तीसरा, चलिए इसका सोल्यूशन मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे लिखेंगे इसका। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए लास्ट पृष्ठ है इसलिए इस तरह लग रहा है आपको, लेकिन दिख रहा होगा आप लोगों को। प्रश्न उत्तर संख्या छठवें का क, जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सेम इसी तरह हेडिंग डालोगे ना तो 1 नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अब इनका जीवन परिचय कैसे लिखे हैं देखो, जो मेन मेन पॉइंट उसको हाईलाइटेड मैंने किया है, चलो नोट करो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक संप्रभांत परिवार में हुआ था। देखिए, इनके पिता जो चंद्रबली शुक्ल थे वो मिर्जापुर में कानूनज्ञ थे, मतलब कानूनी के पद पे थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थीं और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई थी और उन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। देखिए, गणित में कमजोर होने के कारण यह आगे नहीं पढ़ सके, मतलब गणित में कमजोर होने के कारण वो आगे नहीं पढ़ सके और इन्होंने FA मतलब इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से
पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी और यह नौकरी इनके स्वभाव और अनुकूल नहीं थी, मतलब इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। अतः यह मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए और अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया और श्वास का दौरा पड़ने के कारण वह 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका देवसान हो गया। अब रचनाएं तो लिखना पड़ेगा क्योंकि रचनाएं 2 नंबर के लिए आती है। तो इनकी रचनाएं चिंतामणि हैं, विचार विधि हैं और रसमीमांसा और त्रिवेणी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रचना याद करना, नहीं तो 2 नंबर नहीं मिलने वाला भाई, बता दे रहा हूँ। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी ऐसे ही लिखना आप लोग। ठीक है, जितना बेहतरीन तरीके से लिखोगे उतना ही नंबर बेटर मिलने वाला है। ठीक है, चलो तो ये भी प्रश्न हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अब छठवां का ख देखो, छठवां का हमने क देखा, अब छठवां का ख देखो। छठवां का ख, इसमें कवि का पूछेगा, लेखक कि दिए गए कवि में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी प्रमुख रचनाओं को लिखे। ये भी 5 नंबर, 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे इसके। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास। ठीक है, इनका जीवन परिचय लिखना है। तो तीनों में से कोई एक ही हम लोग करेंगे। तो चलो हम तीनों में से पहला करके दिखाते हैं आप लोगों को, तुलसीदास, क्योंकि तीनों में से एक ही करना है भाई, तीनों तो करना नहीं है। ठीक है, तीनों में से एक ही करना है, तो चलो तुलसीदास का करके दिखा देते हैं। तो देखो प्रश्न उत्तर संख्या 6वें का ख, इस तरह हेडिंग आपको डालना है, फिर जीवन परिचय हेडिंग डालना है, फिर कोष्टक में तुलसीदास। अब लिखोगे यहाँ से कैसे कि तुलसीदास का जन्म जो हुआ था बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में 1554 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। ठीक है, ये सरयू पारीय ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम जो था आत्माराम दुबे और माता का नाम जो था हुलसी था। वो अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था और स्वामी नरहरसिदास ने इनका पालन पोषण किया था और काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह जो हुआ था दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था और वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो यह यहाँ तक हुआ, वैराग्य उत्पन्न हुआ। आगे हम लोग अगला पृष्ठ पे देखते हैं। देखिए इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ और इनकी मृत्यु जो हुई काशी के 80 घाट पर संवत 1680 ईस्वी में हुआ इनकी मृत्यु। देखो रचना की बात करें तो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तभी पूरा अंक मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है, तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो अब प्रश्न 7वां देखते हैं। देखो प्रश्न 7वां यह है, पेपर में दिखाता हूँ। देखो प्रश्न 7वां मेरे प्यारे बच्चों यह है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो देखो 2 नंबर के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो प्रश्न 4था देखो, मानो हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचती ऐके सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे संतु निराम्या। तो कह रहा है ये दोनों नहीं लिखना है, अगर ये दोनों लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलने वाला। इसीलिए ऑलरेडी बोल चुका है कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो कोई दूसरा आप लोग श्लोक लिखो। तो ये नहीं कि ये उठाकर लिख दें तो नंबर नहीं मिलने वाला है, कोई दूसरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कोई दूसरा। तो देखो अलग से मैं लिख के लेके आया हूँ, इस प्रश्न पत्र में जो नहीं पूछा गया है उससे अलग लिख के लेके आया हूँ। देखो यह बंधम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीरो भाव ही वीरता। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को ना। तो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वही लिखना है, ये नहीं कि उसी को लिख दोगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, बता देता हूँ आप लोगों को। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो अगला प्रश्न 8वां क्या है उसको पढ़ते हैं। देखो प्रश्न 8वां क्या है कि निम्नलिखित में से हिंदी के 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है,
किन्हीं दो प्रश्नों, हिंदी थोड़ी है, किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 नंबर के लिए है, दो दो प्रश्न, दो एक प्रश्न पे 2 नंबर मिलेगा, तो 2 प्रश्न में 4 नंबर। तो देखो पहला है कि भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, 4 दिया है, तो देखो हमने पहला क्या किया है कि भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, तो इसका उत्तर होगा, यहाँ पे छोटा कर देता हूँ ताकि दिखे आपको, इसका उत्तर यह होगा। तो देखो प्रश्न उत्तर संख्या 8 हेडिंग डालो, उसका आपने पहला किया उत्तर, तो पहला आपको डालना है, फिर लिखना है इसका उत्तर कि विश्वस्य अस्त्र सष्टा ईश्वरः एकः एवं अस्ति इति भारतीय संस्कृतः मूलम अस्ति। ठीक है, इसके बाद हमने चौथा का किया है उत्तर। चौथा यह है कि वीरः केन पूजते, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों, हर साल आता है तो इसको याद करना, वीरः केन पूजते। इसका उत्तर आपको लिखना है कि वीरः वीरण पूजते, बस। तो 2 ही उत्तर देना था, तो एक पहला का हमने दे दिया, एक चौथा का दे दिया। ठीक है, एक पहले का एक चौथे का दे दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न जो कि 9 नंबर के लिए पूरे के पूरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 9 नंबर दिलाएगा, एक ही प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब निबंध लिखना है, पहला है कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय, दूसरा है आतंकवाद, तीसरा है जनसंख्या और चौथा है नारी शक्तिकरण। देखो इंपॉर्टेंट तो ये चारों है, चारों याद कर लेना, चारों में से कोई एक तो जरूर आएगा 100%। इसी तरह 4 दिया है, चारों में से कोई एक करना होगा, तो कोई याद कर लेना इसमें से। मैं आपको जनसंख्या बता देता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि पर्यावरण पे भी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण तो हर साल आता है, तो बहुत लोग बताते हैं पर्यावरण, इसलिए मैं पर्यावरण नहीं बताया हूँ, मैं जनसंख्या बता देता हूँ। ये भी प्रश्न तो रेगुलर ही आता है, मतलब हर साल आता है जनसंख्या वाला भी। ठीक है, तो चलो जनसंख्या पे मैं निबंध बताता हूँ। अब बहुत शॉर्टकट निबंध बताऊंगा, बहुत आसान से याद कर पाओगे और ये नंबर फ्री में ले जाओगे, क्योंकि निबंध बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं इतना आसान शब्दों में लेकर आया हूँ कि फ्री में नंबर ले जाओगे, बहुत आसान शब्दों में। चलो देखते हैं। देखो निबंध लिखने का तरीका क्या होता है, आज के वीडियो में सीख जाओगे। पहले हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 9। अब किस पे निबंध लिख रहे हो ये लिखना पड़ेगा, जनसंख्या पे, तो जनसंख्या हेडिंग डालनी पड़ेगी। इसके बाद आपको रूपरेखा लिखना होता है, तो रूपरेखा हमने 4 लिखा है, पहला प्रस्तावना, दूसरा जनसंख्या में वृद्धि के कारण, तीसरा हमने निवारण और चौथा उपसंहार। इन्हीं चारों को रूपरेखा को हमें हेडिंग बना के लिखना है। जैसा पहला प्रस्तावना, प्रस्तावना में हम लोग लिखेंगे क्या, नोट करो कि बम विस्फोट की बात हम जाने कब से सुनते आ रहे हैं, पलक मारते बम फूटता है और सर्वनाश का दृश्य उपस्थित कर देता है। इधर के वर्षों में हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि भी इतनी तेजी से हुई है कि उसे विस्फोट की संज्ञा मिल गई है। इस तेजी का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1940 ईस्वी के आसपास हमारे देश की जो जनसंख्या थी 40 करोड़ के आसपास थी, और 1947 ईस्वी में देश का विभाजन हुआ तो उसका काफी क्षेत्रफल पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान में चला गया। फिर भी अनुमान है कि स्वतंत्रता के समय देश की आबादी जो थी वो 38 से 40 करोड़ के आसपास थी। भारत की जनसंख्या वर्तमान में 132 करोड़ को पार कर गई है, बताओ कितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है। अब दूसरा हम लोग हेडिंग डालेंगे वही जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या है, तो लिखेंगे कि देश की स्वतंत्रता के बाद उसकी जनसंख्या में जो इतनी तेजी से वृद्धि हुई है उसका एक मुख्य कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिलने वाली सुविधाएं हैं। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है और मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों में परिवार बढ़ाने की होड़ सी रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इस धारणा पर जोर दिया जाता है कि जोई ढेर सोई शेर। इसका मतलब ये होता है कि जिस परिवार में सदस्यों की संख्या जितनी अधिक होगी, महामारियों के उन्मूलन और स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि से मृत्यु दर घटी है। ठीक है, अब देखो यहां तक नोट आपने कर लिया, अब आगे बताता हूं। अब देखो तीसरी हेडिंग डालोगे निवारण, और निवारण में लिखोगे आप कि जनसंख्या की तेज वृद्धि को कैसे रोका जाए। इस बारे में सरकार की ओर से बराबर प्रयास होते रहे हैं, किंतु उसमें आंशिक सफलता ही मिली है। विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी परिवार नियोजन को सम्मिलित किया गया है, पर उसका भी अब तक कोई खास प्रभाव नहीं हुआ। सरकारी सेवा में लगे लोगों का परिवार नियोजन के लिए जोर डालने के लिए कई योजनाएं चलाई गईं। अधिक बच्चे पैदा करने वालों को सुविधाओं से वंचित करने के नियम बने। इन सबका थोड़ा बहुत प्रभाव हुआ, पर जनसंख्या में वांछनीय कमी नहीं लाई जा सकी।
ठीक है, ये निवारण में कितना प्यारा वर्ड से हमने लिखा है। अब लास्ट में आप हेडिंग डालोगे उपसंहार। ठीक है, उपसंहार में लिखोगे कि कठिनाई यह है कि यह युग उपभोगवाद में विश्वास रखने वाला युग है। पाश्चात्य विचारों और जीवन शैली के प्रचार से इस प्रवृत्ति को और भी प्रोत्साहन मिल रहा है। अतः आवश्यक इस बात की है कि हम अपने पूर्वजों के आदर्शों को याद करें और पुनः उन पर आचरण करना सीखें। बस, अब मेरे प्यार बच्चों, यह आप लोगों का पेपर हो गया समाप्त। 9 ही प्रश्न थे और 9 प्रश्न हमने अच्छे से करा दिया। इस पेपर को जो व्यक्ति, अगर जो लड़का देख रहा है, ये तैयार कर लिया इस पेपर को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गारंटी है कि बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। 100% मेरी गारंटी है। तो जितने वीडियो में प्रश्न बताए हूँ, सारे प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। चैनल पे नए तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, किसी कीमत पे आप लोगों को करना है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।